हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप सब देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबको बधाई हो, भारत ने कर दिखाया। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो मून के, जो चंद्रमा के साउथ पोल पे गया। ठीक है, ये इसरो की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, यानी कि साउथ पोल हमारे लिए इतना मैटर करता है, मतलब पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, यूनिवर्स की एक्सप्लोरेशन के लिए। और साउथ पोल पे इंडिया जाने वाली एक पहली कंट्री बन गई है। इससे हमारे देश में भी काफ़ी नाम रोशन हुआ है। ये जो फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज की जितने भी बातें हैं, मैंने वो एक पीपीटी स्लाइड में लिखा है। यहाँ पे सारे अलग अलग कॉलम्स थे, तो अलग अलग से नहीं लिखा है। स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट चंद्रयान 3। इंडिया इज ओवर द मून। इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन मून्स साउथ सरफेस। ठीक है, साउथ सरफेस पे जाने वाली कंट्री इंडिया बन चुकी है पहली। वाई साउथ सरफेस, यानी कि साउथ का सरफेस इतना एक्सप्लोरेशन क्यों पीछे पड़े हैं साइंटिस्ट, और हमने क्यों भेजा साउथ पे? बिकॉज इट इज़ बिलीव टू बी रिजर्वियर ऑफ फ्रोजन वाटर। फ्रोजन वाटर वो अ की टू फ्यूचर मिशन। जो प्रीवियस जो मिशन थे चंद्रयान 1 वगैरह, उन्होंने क्या कुछ एक्सप्लोर करके इस पे बताया है कि साउथ का जो मून का जो साउथ सरफेस है ना, वहाँ पे फ्रोजन वाटर हो सकता है, राइट। With this, India also became the fourth country to successfully land on the spacecraft. ठीक है, मून पे जाने वाली फोर्थ कंट्री भी बन चुकी है। किसके बाद? सोवियत यूनियन, यूएस एंड चाइना के बाद इंडिया बन चुकी है फोर्थ कंट्री। वाई कंट्रीज आर बिहाइंड साउथ पोल ऑफ द मून? साइंटिस्ट आर इंटरेस्टेड इन एंशिएंट आइज। जो एंशिएंट आइज होती है ना, अभी भी ग्लेशियर्स वगैरह से काफ़ी साक्ष्य मिलते हैं, काफ़ी एविडेंस मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, राइट। तो मून पे कितना जो एंशिएंट जो आइज है वो कितना इम्पॉर्टेंट होगा, राइट। बिकॉज इट कुड प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ लूनार वोल्केनोस, मटेरियल, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड डिलीवर, यानी कि एस्ट्रॉइड वहाँ पे जो गिरे होंगे, कॉमेट्स जो आसपास के कॉमेट्स रहे होंगे, उसके कुछ साक्ष्य दे सकता है। लूनार में जो वोल्केनोज आए होंगे, एंड द ओरिजिन ऑफ ओशंस। इफ़ आइस एग्जिस्ट इन सफिशेंट क्वान्टिटीज़ में अगर आइस वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो ये ड्रिंकिंग वाटर भी हो सकता है फॉर मून एक्सप्लोरेशन एंड कूल, जो इक्विपमेंट्स को कूल करने के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। इट कुड ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, यानी कि जो H2O वाटर को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं किसमें? हाइड्रोजन में, फ्यूल के लिए, और ऑक्सीजन में किसके? ब्रीथ के लिए, ठीक है, सांस लेने के लिए। एंड विल ऑल्सो सपोर्ट फॉर द मार्स एंड लूनार माइनिंग मिशन, यानी कि वहाँ का जो पानी है वो हम मार्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लूनार माइनिंग मिशन है उसके लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं। चंद्रयान 3 के सेवरल पार्ट्स हैं। सेवरल पार्ट्स कौन कौन सा? एक लैंडर है विक्रम, और रोवर है प्रज्ञान। ठीक है, लैंडर वहाँ पे चला जाएगा, मतलब जा चुका है, लैंडर वहाँ पे लैंड कर चुका है। अब वो रोवर को बाहर निकालेगा, ठीक है, कि रोवर वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट्स करे। लैंडर और रोवर एक दूसरे की फ़ोटोग्राफ लेते रहेंगे वहाँ पे, और वो इसरो से कॉन्टैक्ट करेंगे, राइट। कंसिस्ट इंडिजीनियस क्या है? लैंडर मॉड्यूल है। लैंडर मॉड्यूल कंसिस्ट हैव द कैपेसिटी टू सॉफ्ट लैंड, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग हुई है कल। विच विल डिप्लॉय अ रोवर टू कैरी आउट, यानी कि वो रोवर को जो इन सीटू जो वहाँ पे चांद पे जो मिशन करने के लिए किसे भेजा जाएगा? रोवर को वो निकालेगा लैंडर। केमिकल एनालिसिस ऑफ लूनार सरफेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोबिलिटी, ठीक है। लैंडर मॉड्यूल विल रिमेन स्टेशनरी। जो लैंडर मॉड्यूल है ना, वो स्टेशनरी रहेगा। उस पर 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, थर्मल, केमिकल एंड सेस्मिक मेजरमेंट के लिए। सेस्मिक मीन्स कुछ प्लेट, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उसमें कुछ मूवमेंट हो सकती हैं चांद की, ठीक है, सेस्मिक मेजरमेंट। केमिकल, वहाँ पे क्या क्या रसायन और केमिकल्स पाए जाते हैं। थर्मल, वो जो पानी वगैरह की जो पानी, इवेपोरेशन, हीट, ये सब देखेंगे कौन? इस पे जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। लैंडर, विक्रम, रोवर प्रज्ञान आर इक्विप्ड विद कैमरास कैन फोटोग्राफ ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे की फ़ोटोग्राफ लेंगे
और चांद की भी फोटोग्राफ लेंगे एंड इसरो से कांटेक्ट करेंगे. द मून लैंडिंग एस्टैब्लिशेस इसरो एज अ सीरियस एंड लीडिंग प्लेयर इन अ प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन. ठीक है, जो प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन होता है ना कि इस प्लानट से उस प्लानट, उसमें क्या हो सकता है कि इसरो एक लीडिंग पार्टनर बन के इस्टेब्लिश होगा वर्ल्ड का, राइट. ठीक है, और यहाँ पे ये वही सारे एडिटोरियल्स हैं जिन्होंने इसरो के जो अचीवमेंट है उसे प्रेज़ किया है. ठीक है, फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है. इसरो विल प्रोबेबली फाइंड इट्स प्लेस इन एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोलैबोरेटिव मिशंस. इट इज़ ऑलरेडी बीइंग साउट आउट फॉर सच जॉइंट एंडेव्योर्स. द आर्टेमिस प्रोग्राम नासा इसरो का वो एक निसार मिशन है, आर्टेमिस है. इसमें क्या होता है, इसमें कोलैबोरेशन इसरो को मिल सकता है. वो तो यानी कि ये जो अचीवमेंट देखी जा रही है ये वर्ल्ड का बिल्कुल लीडर बनाने की बात करी जा रही है इंडिया को स्पेस प्रोग्राम में, राइट. अ टाइम फॉर रेफरी का. ओके, इन अ हायर ऑर्बिट. ओरिजिनली जो यहाँ पे थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख सकते हैं स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की. एडिटोरियल्स जो मैंने हाईलाइट नहीं किए हैं वो घबराने की ज़रूरत नहीं है. वो सारी या तो मैंने पीपीटीज़ में इंक्लूड कर दिए हैं या फिर वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं या रिपीटिंग थिंग्स हो उसमें, राइट. इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट करनी है, बाकी वही सब ने अचीवमेंट्स को प्रेज़ किया है, सब ने वही बताया है ये कैसे कैसे हुआ है, राइट. Originally, space research was entrusted to committee under the Department of Atomic Energy. Space research एक committee थी पहले Department of Atomic Energy के अंदर, known as Indian National Committee for Space Research, set up in 1961 under the well-known scientist. उस टाइम पे जो विक्रम साराभाई थे 1961 में establish की गई थी वो committee under Atomic Energy, Department of Atomic Energy. This was later followed by setting up of Indian Space Research Organization 1972. ठीक है, 1972 में क्या हुआ, इसरो का स्टैब्लिशमेंट हुआ. इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ नॉलेज आपको नहीं चाहिए होगी. ठीक है, ज़्यादा डेप्थनेस आपको नहीं चाहिए होगी. आपको ऊपर से पढ़ना है कि इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ, कैसे कैसे मिशंस. एक इवोल्यूशन वाला क्वेश्चन आ सकता है स्पेस वाले क्वेश्चन में. ठीक है, स्पेस वाले टॉपिक में ना इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. उस पर आपको लिखना है कि पहले ये एटॉमिक एनर्जी के अंदर था, फिर इसरो बना 1972 में. इंडियन स्पेस कमीशन वो सेटअप ऑन द पैटर्न ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ऑल्सो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, ये वाला आपको इवोल्यूशन डिस्कस करना है पहले, ये वाला इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, हाँ. इसरो आर्क टू फ्यूचर, आर्यभट्ट तो वो टू चंद्रयान 3. अगर एवोल्यूशन वाला क्वेश्चन आएगा तो ये वाला एडिटोरियल आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द लॉन्च ऑफ आर्यभट्ट सैटेलाइट ऑन अप्रैल 1975 मार्क्ड इंडियाज एंट्री इनटू द स्पेस एरा. फर्स्ट सैटेलाइट हमने जो लॉन्च करी कौन सी थी, आर्यभट्टा. इससे क्या होती है, हमारी एंट्री हो जाती है स्पेस में. ठीक है, स्पेस एरा में. बिल्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स एंड सोलार फिजिक्स. ठीक है, 360 किलोग्राम वेट था स्पेसक्राफ्ट का. वो एंटायरली डिज़ाइंड एंड फैब्रिकेटेड बाय इसरो. ठीक है, इसरो ने बनाया था आर्यभट्टा मिशन. फिर है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी गई थी वहाँ पे, भास्कर 1 के नाम से 1979 में, भास्कर 2 के नाम से 1981 में. लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम. ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन होता है ना, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जैसे कि एग्रीकल्चर का, रोड वगैरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, इन सब का पता लगाती हैं ये वाली सैटेलाइट्स, रिमोट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. IRS-1A was launched into a polar sun synchronous orbit in which spacecraft are in a same fixed position related to the sun. ठीक है, फिक्स्ड पोजीशन में रहता है synchronous orbit में. ठीक है, हमने कज़ाकिस्तान से हमने लॉन्च करी थी फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. ठीक है, फिर इससे क्या हुआ, हम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से हम काफ़ी कुछ इसमें पता लगा पाए.
1981 में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट गई थी, एरियाने पैसेंजो पेलोड एक्सपेरिमेंट, एप्पल नाम रखा गया था, एप्पल यहाँ पे बुलेट कार्ट में सबसे पहले वो भेजा गया था, ये बुलेट कार्ट में, ठीक है, ये वाली एप्पल है सैटेलाइट, ओके। Aim to meet a range of telecommunication, broadcasting, meteorology and search and rescue needs, ठीक है। इससे भी हमारी काफ़ी सारी जो इनसैट हो गई, एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गई, इसने काफ़ी सारी रेंज में हमारी हेल्प करी है। कौन सी? टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजी, सर्च एंड रेस्क्यू नीड्स, ठीक है, उसे पूरा किया है। मोर रिसेंटली हमने नाविक भेजी थी 2013 में, IRNSS, ठीक है। अनोरेबल सैटेलाइट मिशन हैज़ बीन द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, और नाविक कहते हैं जिसे, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सलेशन, विच बिगिन ऑन द लॉन्च ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड नेविगेशन सैटेलाइट। जो नेविगेशन को प्योरली डेडिकेटेड हो, वो वाली फर्स्ट सैटेलाइट हमने नाविक भेजी 2013 में। द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये क्या होता है? कम लोड उठाने वाला होता है ये, ठीक है। कैरी पेलोड्स अप टू 1000 kg, वो जो 1000 kg, इसी से हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन भी भेजा था। कब बनना स्टार्ट हुआ? 1982 में। ये वाला आपको थोड़ा मोटा मोटा याद रखना है, इसमें काफ़ी डीप स्टडी नहीं करनी है आपको। PSLV बिकम इसरोज रिलायबल एंड वर्सेटाइल वर्कहॉर्स व्हीकल विच लॉन्च्ड न्यूमरस इंडियन एंड फॉरेन customers vehicle into space. Chandrayaan-1 rode a PSLV rocket in 2008 as did Mangalyaan, ठीक है। जो मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान हमने भेजा था, चंद्रयान-1, हमने ये सारे PSLV से भेजे थे, ठीक है। एंट्रो इनटू द, इससे क्या हुआ? PSLV ने हमारी हेल्प करी है इंडिया को सैटेलाइट नेविगेशन, क्रूशियल फॉर बोथ सिविलियन एंड डिफेंस एप्लीकेशन में इंडिया को एक लीडिंग रोल देने के लिए हेल्प की है, ओके। इसरो डेवलप्ड द जियोसिंक्रोनमस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV कहते हैं जिसे। इसकी 2 लिमिटेशन इसने पूरी करी PSLV की। कौन कौन सी लिमिटेशन? कि वो सिर्फ 1000 kg वेट रख सकता है पेलोड का, और इट कैन डिलीवर about 1750 kg to the low Earth orbit up to an altitude of 600 kilometers from the Earth's surface, and it can go a few hundred kilometer higher in geostationary orbit, ठीक है, with a reduced payload, यानी कि पेलोड को कम करके जियोस्टेशनरी ट्रांसफ़र मतलब ऑर्बिट तक ये जा सकता है, उतनी ऊँची। द GSLV also uses cryogenic इंजन्स, क्रायोजेनिक होते हैं इसमें इंजन्स, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन दैट प्रोवाइड अ ग्रेटर थ्रस्ट, ठीक है। उसे बूस्ट देने के लिए इसमें क्रायोजेनिक इंजन्स लगाए गए हैं, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया जाएगा। इसरो डेवलप्ड द क्रायोजेनिक इंजन्स इंडिजीनियसली आफ्टर US रिफ्यूज्ड, यानी कि 1990 में हमें US ने रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था, तो क्रायोजेनिक इंजन्स हमने खुद डेवलप किए, ठीक है। अब जिन्होंने हमें पहले मना किया था ना, वो आज चंद्रयान-3 का सफल हो जाना, वो उनके लिए एक आंसर है, ठीक है, कि हम किसी देश को अगर नीचा समझते हैं और अगर उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसी हो जाए कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। मिशन एक्सपेरिमेंट, अब वो बात करते हैं चंद्रयान-3 में वो लैंडर के पास 4 इंस्ट्रूमेंट्स थे, ठीक है। रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, रंभा will study the electrons and ions near the surface of moon and how they change over time, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयन्स होते हैं ना, उसकी स्टडी कौन करेगा? रंभा। नाम क्या है? रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट will study the thermal properties of lunar surface near the polar region। पोलर रीजन जो उसका साउथ पोल रीजन है, उसमें जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है उसकी स्टडी करेगा चेस्ट। चंद्रयान-3 हैज़ लैंडेड अराउंड 73 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड
द क्लोजेस्ट दैट एनी स्पेस क्राफ्ट यानी कि रीच्ड टू द वो लूनार साउथ पोल, यानी कि पहली बार ऐसा कोई मिशन गया है जो 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे चांद के उतारा जाए. द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनार सेस्मिक एक्टिविटी विल मेजर द लूनार अर्थक्वेक नियर द लैंडिंग साइट. ठीक है, जो लैंडिंग साइट है उसके आसपास कोई अर्थक्वेक अगर आया है उसको मेज़र करेगा. अर्थक्वेक से हम काफ़ी वो चीज़ें जान सकते हैं. एंड स्टडी द कॉम्पोजिशन ऑफ मून्स क्रस्ट एंड मैंटल, जैसे कि हम जो अर्थक्वेक से हम क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का एक, वो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट का एक मैटर होता है. ठीक है, उससे हम जान सकते हैं कि हमारी अर्थ की क्रस्ट और मैंटल की कॉम्पोजिशन क्या है. वैसे ही जब मून पे कोई अर्थक्वेक होता है तो उससे हम जान सकते हैं कि मून का क्या है. ठीक है, उसका वो मतलब क्रस्ट एंड मैंटल कैसा है. द लेज़र retro reflector array is a passive experiment sent by NASA that act as a target for lasers for very accurate measures in future missions. 2 scientific experiment होंगे rover पे. The laser induced breakdown spectroscope will determine the chemical composition of the lunar surface. ठीक है, जो lunar surface है उसकी chemical composition कौन देखेगा, laser induced breakdown spectroscope. Alpha particle X-ray spectrometer will determine the composition of elements जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, वो टाइटेनियम, आयरन इन द लूनार सॉइल एंड रॉक्स. ये वाली चीज़ें आपको मोटी मोटी पता होनी चाहिए, कहीं प्रीलिम्स में कोई आ ना जाए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है ये. Chandrayaan 1 was the discovery of water and hydroxyl molecules in the moon's thin atmosphere as well as. ठीक है, चंद्रयान 1 की क्या डिस्कवरी थी कि हाइड्रोक्सियल यानी कि OH के मॉलिक्यूल्स दिखते हैं मून के बिल्कुल थिन एटमॉस्फेयर जो एग्जोस्फेयर होता है, एज वेल एज ऑन लूनार सरफेस. ठीक है, लूनार सरफेस पे भी. मैग्मा ओशन थीसिस वो क्या कहता है कि मून क्या अर्थ से सेपरेट एक पीस माना जाता है. ठीक है, कुछ इम्पैक्ट हुआ था उस पर जिस वजह से वो सेपरेट हो गया था, क्योंकि वहाँ पे मेल्टिंग मटेरियल्स मिले हैं कुछ, जिसे कहते हैं मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होता है, ये एक अंदाज़ा लगाना होता है, एक थ्योरी सी क्रिएट कर देना होता है. द M3 पेलोड ऑन बोर्ड चंद्रयान 1, उसने क्या उठाया, स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइटर डेंसिटी क्रिस्टल्स उठाए उसने ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि वो कभी लिक्विड थे, यानी कि वो कभी मेल्टेड फॉर्म में थे. अ डायनामिक मून फाइंडिंग्स फ्रॉम चंद्रयान 1 मिशन ऑल्सो शोड दैट, यानी कि चंद्रयान 1-2 से जो हमने लर्निंग्स ली हैं वो हमने यूज़ करी हैं चंद्रयान 3 में. फाइंडिंग्स फ्रॉम द चंद्रयान 1 मिशन ऑल्सो शोड दैट इन मून्स इंटीरियर वॉज डायनामिक एंड इंटरैक्टेड विद द एग्जोस्फियर, contrary to the belief that it was dormant. The terrain mapping camera found evidence of volcanic event. जो चंद्रयान का जो terrain mapping कैमरा है उसने बताया कि वहाँ पे वोल्केनिक वेंट मिला है, लावा पॉन्ड मिला है, लावा चैनल्स मिले हैं जो 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, इंडिकेटिंग कोई रीसेंट वोल्केनिक एक्टिविटी वहाँ पे बताती है. वोल्केनिक वेंट क्या होता है, जहाँ से वोल्केनिक जो मैग्मा होता है, लावा होता है, वो बाहर आता है. Measurements of carbon dioxide by the moon impact probe was also pointed towards degassing from the surface. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे मून के सरफेस में मिलती है. इसका मतलब क्या हो रहा है, जब वोल्केनो जब ठंडा हो गया ना तो डीगैसिंग यानी कि गैस वहाँ से बाहर आई है. This shows that an interaction of lunar surface with the exosphere even in the absence of impact by meteors. ठीक है, कलाम एंड इम्पैक्ट प्रोब व्हेन इंडिया फर्स्ट, मतलब जब हमने पहली बार कदम रखा था इंडिया वो मून पे. ठीक है, 2008 में हमने चंद्रयान 1 भेजा. द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ब्लास्टेड फ्रॉम इसरोज लॉन्च साइट एट श्रीहरिकोटा. ठीक है, श्रीहरिकोटा से हमने PSLV से क्या भेजा था, चंद्रयान 1. PSLV इनिशियली प्लेस्ड चंद्रयान 1 ऑन अ हाईली
इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अर्थ, यानी कि अर्थ के अराउंड ना एक हाईली इलिप्टिकल और जो ऑर्बिट होता है काफ़ी पॉइंटेड ऑर्बिट कहा जाता है इसे, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट 3 वीक्स द स्पेसक्राफ्ट कैरिड सम हाई कॉम्प्लेक्स एक्सट्रीमली प्रिसाइज मैन्यूवर्स, ठीक है, वो टू फाइनली ऑर्बिट द मून। मून इम्पैक्ट प्रोब में APJ अब्दुल कलाम का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। द आइडिया वॉज टू ड्रॉप द MIP नियर द लूनार, हमें उसे साउथ पोल पे करना था, ठीक है, बट वो हो नहीं पाया था उस टाइम पे। बाय ड्रॉपिंग द MIP ऑन द लूनार सरफेस, अब क्या है, लूनार सरफेस पे हमने इसे ड्रॉप किया। इंडिया एंटर्ड एन एलाइट क्लब ऑफ नेशन एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, हमने कम बजट में कर दिखाया, हमने चंद्रयान 1 को लूनार सरफेस पे भेज दिया। द इंडियन फ्लैग ऑन MIP heralded द नेशंस एंट्री इनटू द एलाइट क्लब ऑफ कंट्रीज दैट हैड अर्लियर प्लेस्ड नेशनल फ्लैग्स ऑन मून। वो जो ये नेम है पंडित नेहरू पे रखा गया था। इम्पैक्ट प्रॉप का इम्पैक्ट साइट का कौन सी, जवाहर स्थल। ये वैसे बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप कलाम का इसमें रोल देख सकते हैं कि कलाम ने क्या कहा। वो कल मैंने बताया था ड्रीम वाले टॉपिक में, जब आप पैसे के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो कलाम ने बोला था कि सिर्फ ऑर्बिट में ही नहीं जाना है, हमें मून पे क्या करना है, अपना कदम भी रखना है वहाँ पे, ठीक है। मून पे हमें मशीन्स भेजनी है, रोवर भेजना है, वहाँ पे लैंडर भेजना है, ठीक है। इसमें क्या था कि हम कैसे बताएंगे कि हम चांद पे पहुँच गए, वहाँ के कुछ पिक्चर्स तो हम निकालें, ठीक है। सिर्फ ऑर्बिट पे जाने पे तो वो जो कंट्रीज़ हैं वो यकीन नहीं करेंगी कि हम चांद पे पहुँच गए। तो ये यहाँ का कॉन्वर्सेशन दिखता है माधवन और जो APJ अब्दुल कलाम से, ठीक है। वो क्या थे उस समय, माधवन नायर थे चेयरमैन ऑफ इसरो, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल था अबाउट अफ्रीका, अ टाइम फॉर अफ्रीका, यानी कि जब इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस देखेंगे आप अफ्रीका की, तो उसके लिए ये वाला एडिटोरियल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अफ्रीका इज़ होम टू 30% ऑफ ग्लोबल मिनरल रिजर्व्स, ठीक है। ग्लोबल मिनरल रिजर्व जो 30% वो कहाँ है, अफ्रीका में। 12% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल, 8% ऑफ इट्स नेचुरल गैस, यानी कि ये आप अगर बॉडी के 1-2 पॉइंट्स आप स्टार्टिंग के 1-2 पॉइंट्स में लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि अफ्रीका की ये इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, ठीक है। इंडिया जो अफ्रीका क्या है, एक स्ट्रैटेजिक हमारे लिए कंट्री, एक कॉन्टिनेंट बन सकता है, राइट। पॉपुलेशन क्या है, 1.7 बिलियन पीपल इन 2050 कंप्राइजिंग अ यंग वर्क फोर्स, अ ग्रोइंग कंज्यूमर बेस एंड राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि 2 चीज़ आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, एक अफ्रीका वाला एडिटोरियल एंड रिलेटेड टू Chandrayaan 3. Global businesses would do well in recognize support and leverage such benefits in the course of unlocking robust value chain, align with the government of India's vision for the heightened inclusion and participation of Global South. A Business 20 B20 Action Council अफ्रीकन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें जो एक ग्लोबल बिजनेस के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया है बिजनेस काउंसिल, बिजनेस एक्शन काउंसिल B20, इसमें 20 कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। इसमें अगर हम उन कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और अफ्रीका की भी डेवलपमेंट में हमारा रोल रह सकता है। Translating India's vast potential into gains implies a coordinated effort from global community, including governments, businesses and civil society. ठीक है, वहाँ पे अफ्रीका की वास्ट पोटेंशियल को देखते हुए सारी जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ क्या हो रही है, अफ्रीका की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। गवर्नमेंट्स हो गए, बिजनेसेस हो गए या सिविल सोसाइटी हो गई। एट प्रेजेंट इंडिया अफ्रीका कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस देन 3% ऑफ द टोटल शेयर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड, यानी कि लेस देन 3% है। और अगर हम वहाँ पे MSMEs हो गया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, कुछ फॉर्मलाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें करने में हम अफ्रीका की हेल्प करेंगे तो क्या होगा, वो स्किल डेवलपमेंट हो गया। अगर ये चीज़ें हम करेंगे वहाँ पे तो उनके ग्रोथ में, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में हमारा भी रोल रहेगा और वो स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा।
Under the B20 umbrella, Action Council on African Integration Council identified the five key priorities to catalyze its economic integration with the support and initiative of G20 countries and businesses. यानी कि G20 जो countries हैं, business है, उनकी help से क्या हो सकता है, 5 key priorities को उसे फुलफिल किया जा सकता है, प्रायोरिटीज़ को अचीव किया जा सकता है, राइट। पहली है ह्यूमन कैपिटल आउटकम्स अक्रॉस हेल्थ एंड एजुकेशन नीड्स टू बी स्ट्रेंथन। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या किससे रिलेट करता है, हेल्थ एंड एजुकेशन से। अगर हम वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं और जो शिक्षा हम आगे बढ़ाए ना, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई या मतलब MSMEs हो गई, स्टार्टअप्स हो गए, इस सब के लिए अगर हम वहाँ पे एजुकेशन शिक्षा दें, शिक्षा को अगर स्ट्रेंथन करें। Like India, Africa's population represent an enviable demographic dividend. Demographic dividend जो वहाँ की है, काफ़ी यूथ है वहाँ पे भी, उन्हें उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाएगा. Underscoring the pivotal role that the African youth will assume in its economy the years to come. Capturing these capabilities requires sharp focus on enhancing हेल्थ केयर, यानी कि अगर हमें वहाँ के यूथ को कैप्चर करना है ना कि उनकी जो पोटेंशियल है हम उसे यूटिलाइज़ करें अफ्रीका की डेवलपमेंट के लिए भी और इंडिया की मतलब इंडिया के भी स्ट्रैटेजिकली उनका पोटेंशियल काम आए, तो हमें वहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन में वो अफ्रीकन्स का साथ देना होगा. ये जो लाइन मैंने हाईलाइट करी है वो सेम आप एज इट इज़ लिखेंगे अपने आंसर्स में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. एक डिप्लोमेटिक आंसर आप तैयार कर पाएंगे इससे विद इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कीवर्ड्स के साथ. ठीक है. एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वुड ऑफर अ पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, नॉलेज शेयरिंग होगी, फ्यूचर ट्रांसफ़र ऑफ इनोवेशन, एडुकेशन, हेल्थ केयर टेक्निक्स, यानी कि वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हो जाएंगे, शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा वहाँ का. सेकेंड, इनविगोरेटिंग एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स एज्यूम सिग्निफिकेंस, पर्टिकुलरली गिवन अबाउट 70% ऑफ अफ्रीकन पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन द एग्रेरियन सेक्टर, यानी कि 70% वहाँ की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है. अब क्या करना होगा, हमें एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर 70% ऑफ यूथ अगर वहाँ पे एम्प्लॉयड है तो इट डज़ मीन कि अगर हम एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी, उसकी समृद्धि बढ़ाएंगे तो अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है वो एक समृद्ध कॉन्टिनेंट बन पाएगा. राइट. द गैप इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, कुछ वहाँ पे मुश्किलें आती हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस की इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर्स, सीड्स लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी. ठीक है, वहाँ के बीज उतनी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की नहीं है, वहाँ की मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है, तो फर्टिलाइजर्स वगैरह के साथ अगर हम उनकी हेल्प कर सकें तो अच्छा होगा. मोर ओवर वैल्यू एडिशन स्टैंड्स एट लो लेवल, मोस्ट एग्री प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड विदाउट बीइंग प्रोसेस्ड, वो विदाउट बीइंग प्रोसेस्ड. ठीक है, बिना प्रोसेस किए क्या होता है, हम जो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो अफ्रीका से बाहर चले जाते हैं, एक्सपोर्ट हो जाते हैं. और वहीं अगर प्रोसेस करके दिया जाए ना तो अफ्रीका के हाथ में एक मोटी रकम आएगी. ठीक है. वी रिकॉग्नाइज वो नीड टू ट्रेन एंड एजुकेट फार्मर्स एंड इंक्रीज वो मैकेनाइजेशन. ठीक है, मैकेनाइजेशन वहाँ पे करना होगा खेती में, along with the introduction of sustainable value added business in the sector. ठीक है, वैल्यू एडिड बिजनेस जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस होते हैं ना, लाइक कुछ MSMEs हैं जो प्रोसेस कर रही हैं फूड प्रोडक्ट्स को. ठीक है, इससे रिलेटेड वहाँ पे जॉब भी बढ़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा. कंबाइंड विद द बेटर एक्सेस टू इनपुट्स एंड क्रेडिट लाइन, द इंटरवेंशंस कैन यील्ड इम्प्रेसिव रिजल्ट्स इन अफ्रीका. Empowerment of micro, small and medium enterprises through better access to finance. ठीक है, फाइनेंस को हमें एक्सेस देना होगा. इम्प्रूवमेंट इन एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ कोरोलरी टू दिस गोल. ठीक है, यानी कि एक हायर पर्पस के लिए ना छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लाइक वहाँ पे MSMEs को बढ़ावा देना, फाइनेंस देना, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे देना. We observed can be achieved over time through easier intracontinental trade, policy harmonization and harnessing natural endowment in renewable sector. Renewable energy में भी हम उनका काफ़ी
काफ़ी हम आगे अफ्रीकन कंट्रीज़ को आगे बढ़ाने में हम मदद कर सकते हैं। फिर फोर्थ है, द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिप्रेजेंट्स अ लैंडमार्क इनिशिएटिव दैट वाज रियलाइज्ड थ्रू फेस ट्रेड फैसिलिटेशन मीजर्स। ठीक है, FTA अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होगा कि एक तो सप्लाई चेन अच्छा करना होगा उसके लिए। ठीक है, और अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है उनकी रीच हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोपियन एशियन मार्केट में। ठीक है, और इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगी वहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट होगा। डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल फिजिकल कनेक्टिविटी आर द आर्टरीज ऑफ हेल्दी इकोनॉमी। ठीक है, अगर हमें हेल्दी इकोनॉमी बनानी है, आर्थिक स्थिति वहाँ की सुधारनी है, तो कनेक्टिविटी वहाँ पे मतलब बढ़ानी पड़ेगी, लाइक डिजिटल एंड फिजिकल कनेक्टिविटी। रोड्स चाहिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एयर लिंक्स चाहिए। ठीक है, वास्ट कॉन्टिनेंट, वास्ट एक्सपेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट मस्ट बी स्टेप्ड अप विद द एनहांस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और ये सब हो सकता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की मदद से। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी लगेगी वो उनका जो इकोनॉमिक स्थिति है उसे सुधारने के लिए, और जब स्थिति वो सुधर जाएगी तो भी वहाँ पे काफ़ी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ बने रहेंगे। ठीक है, सो ये वाला आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। अगर इंडिया से रिलेट करके कुछ अफ्रीका के रिलेशंस आ जाते हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। माउई आइलैंड, ये वाला देख लेते हैं। माउई आइलैंड क्या हुआ था, वाइल्ड फायर हुई थी यहाँ पे। माउई आइलैंड कहाँ है, हवाई में। ठीक है, वाइल्ड फायर में मेन कंट्रीब्यूशन वहाँ का वहाँ की कुछ ड्राई कंडीशंस हैं। ठीक है, और कुछ ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशंस भी, कि मोर एक्सेस हीट का हो जाना। ठीक है, और वाइल्ड फायर से क्या हो रहा है, वहाँ की लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, बायोडाइवर्सिटी, इन सबको हार्म पहुँच रहा है। तो माउई आइलैंड में आपको बेसिकली याद रखना है कि कहाँ पे है, हवाई में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड PDF होगी चंद्रयान 3 की, मैं वो आपको दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, क्वेश्चंस बना के दे दूँगी। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।